मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। एक और सुनो। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक और। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। एक और, फाइनल वन। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? बता देना कमेंट में तुम्हें सबसे प्यारा कौन लगता है। मैं तुम्हें कोई गाने वाने नहीं सुना रहा हूं, मैं तो तुम्हें पोएटिक डिवाइस सिखा रहा हूं। जी हाँ, इतने ही आसान है ये। जितने भी तुम गाने सुनते हो ना, वो सब कहीं ना कहीं पोएटिक डिवाइस यूज कर रहे होते हैं। कहीं पे कोई मेटाफर यूज हो रहा होता है, कहीं कोई सिमिलर यूज हो रहा होता है, कहीं पे कुछ और यूज हो रहा होता है। अब तुम्हें सब कुछ बहुत इजी लगेगा, पोएटिक डिवाइस से प्यार हो जाएगा। तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे तुम स्कूल लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हो या कंपैटिटिव में तुम्हें कहीं किसी एंट्रेंस एग्जाम में पोएटिक डिवाइस, जिसे फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं, अगर उसमें तुम्हें कोई डाउट हो जाए तो कहना भाई। आज इसका पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं, इसको मजे मजे में एंजॉय करके सीखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिए। पोएटिक डिवाइस यानी जो चीज पोइट्री में इस्तेमाल होती है। किसमें इस्तेमाल होती है? पोइट्री में, कविताओं में इस्तेमाल होने वाला कोई डिवाइस। डिवाइस किसे कहते हैं? किसी यंत्र को कहते हैं, किसी टूल को कहते हैं। एक छोटी सी मशीनरी, एक छोटा सा कोई यंत्र, कोई आपका औजार, जिसकी मदद से आप पोइट्री लिख पाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? पोएटिक डिवाइस कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। अभी मैंने आपके सामने गाना गुनगुनाया था। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। भाई इसमें मेनली यही तो बताया गया था कि पापा कितने प्यारे। डायरेक्ट भी तो कह सकते थे कि पापा मेरे बहुत प्यारे, लेकिन ऐसा नहीं कहा। लेकिन क्या कहा? यह कहा कि चंदों ने पूछा तारों से। भाई चांद बात कर रहा है, चांद कभी बात करता है? नहीं कर सकता, फिर भी ऐसा बोल दिया। और फिर क्या कहा कि तारों ने फिर हजारों से पूछा। तारे भी बात कर रहे हैं, हजारों से बात कर रहे हैं। और फिर जो जवाब आया, वो जवाब था मेरे पापा। इससे उस बात का वजन बढ़ गया, उसका वेट बढ़ गया, उसकी इंपॉर्टेंस, पापा की जो इंपॉर्टेंस थी वो बढ़ गई, उनकी स्पेशलिटी बढ़ गई कि भाई कितने स्पेशल है मेरे पापा। ये दिखाने के लिए इन सारी तरीकों का, इन सब चीजों का इस्तेमाल किया गया। जहां चांद से भी बात कराई गई, तारों से भी बात कराई गई। किसी को कह दिया जाता है तुम मेरी आंख के तारे हो। आंख के तारे कैसे? तुम तो इंसान हो। लेकिन ऐसा दिखाने के लिए कि जिस तरह से एक तारा चमचमाता है, वैसे तुम मेरी आंखों में चमचमाते हो। जैसे मैं तुम्हें देखता हूं, मेरी आंखों में एक चमक उठ जाती है। ये कहने का मतलब था। तो जब ये कहने का तरीका हमने दूसरा रखा, इनडायरेक्ट वे रखा, वहां से उस बात की वैल्यू बढ़ गई। वो बात सुनने में, पढ़ने में, कहने में ज्यादा सुंदर लगी। इसलिए हम पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। इसे ना फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, इसे फिगर ऑफ स्पीच यानी स्पीच का फिगर। फिगर मतलब उसका शेप। ठीक है। अब ये होते कितने हैं, क्या है, कैसे, 2 मिनट में समझ लोगे तुम। इनमें कुछ भी नहीं है, ये बस एक ट्रिक है। कुछ ट्रिक होती है। अगर तुम्हें पोइट बनना है ना भाई, तुम्हें कवि बनना है, इंग्लिश का पोइट बनना है, आज तुम बन सकते हो। देखो कैसे भाई। इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे सिमिले। सिमिले क्या होता है? सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला, बॉलीवुड के सॉन्ग्स में बहुत इस्तेमाल होता है। कुछ भी नहीं है, आसान भाषा में समझो। दो चीजों की एज या लाइक लगाकर कंपैरिजन करना। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है मेरा बच्चा? वो देखते जाओ। कंपैरिजन। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? ये कंपैरिजन। कंपैरिजन ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये है कंपैरिजन। किसी चीज का जब कंपैरिजन किया जा रहा है और उसमें एज या लाइक, इंग्लिश के जो 2 वर्ड हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे एज व्हाइट एज स्नो। भाई ये तो इतना सफेद है जैसे कि कोई स्नो, बर्फ होती है। एज क्लियर एज क्रिस्टल। इतना क्लियर है जैसे क्रिस्टल, क्रिस्टल जैसा क्लियर, जैसे क्रिस्टल होता है ना, बिल्कुल वैसा क्लियर है। ऐसे एज ओल्ड एज हिल्स। इतना पुराना है जितनी हिल्स पुरानी होती है। इस तरह से हमने क्या किया इसके अंदर? सिमिले में हमने कंपैरिजन करी एज लगाकर, ऐसे लाइक लगाकर। जैसे शी डांस्ड लाइक फादर। वो बिल्कुल ऐसे नाची जैसे पिता की तरह। शाइन्स लाइक अ स्टार। वो ऐसे चमचमाता है जैसे कोई तारा चमचमाता हो, तारे जैसा, तारे जैसे चमचमाना है उसका। हार्ट बीट लाइक अ ड्रम। उसका दिल कैसे धड़का? जैसे कोई ड्रम, दम दबड़ दम दम दबड़ दम दम दबड़ दम, ऐसे ड्रम दम का। जैसे तुम एग्जाम में हो तो तुम्हारा दिल धड़कता बहुत तेज, तो मैं कहूं भाई बिल्कुल ऐसे धड़क रहा था इसका, जैसे कोई ड्रम दबड़ 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 कर रहा हो। ठीक है, दबड़ 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 दबड़। ओके चलो ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से सिमिले हमने देखा। सिमिले बहुत सिंपल था। और एग्जाम्पल तुम्हारे, अब मैं पोइट्री से, जो तुम्हारी जो स्कूल के सिलेबस के अंदर तुम्हें बहुत सारे सिमिले दिखते हैं वो देख लो। द ट्रीज पोयम थी, जैसे उसमें था
लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, क्या वर्ड था? न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट था। न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट का मतलब ही क्या था कि जैसे कोई न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हो वैसे। तो लाइक वर्ड लगा के बता दिया किसकी तरह दिखाना चाहते, कंपैरिजन की गई जो ट्रीज थे, जो विमेन थी, उनकी न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से। इसलिए लाइक अ वॉइस इन द रूम, भाई वॉइस किस तरह से था? जैसे कि रूम के अंदर वॉइस हो। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, मून ऐसे टूटा हुआ है, चांद ऐसे टूट गया है जैसे कोई शीशा टूटा हो, बिल्कुल वैसे। ऐसे ही द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन में माउथ लाइक अ फायरप्लेस, उसका मुंह कैसा जैसे कोई फायरप्लेस हो। एज ब्रेव बैरल फुल ऑफ बेयर, ऐसे माय मदर 66 के हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि लाइक और एज का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। एज अ लेट विंटर्स मून, बिल्कुल ऐसा जैसे कि विंटर्स लेट विंटर मून होता है, सर्दियों की रात का जो चांद होता है, बिल्कुल वैसा है। तो यह कंपैरिजन की जा रही है एज या लाइक लगा के, उसी को क्या कहते हैं? सिमिले क्या कहते हैं। बहुत सिंपल था, बहुत आसान था। आइए अब दूसरे देखते हैं। सिमिले ने क्या किया? कंपैरिजन की। एक और होता है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, बिना इसके मुझे लगता है कि पोइट्री को लिखना ना थोड़ा, मतलब मैक्सिमम लोग इसी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आज क्या है वो देखते हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको गाना गुनगुना के सुनाया था, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। भाई मैं कोई रंग शरबतों का दिखता हूं? मैं तो एक इंसान हूं, कहां से दिख रहा हूं मैं तुम्हें रंग शरबतों का? तुम क्या कोई घाट का पानी हो? तुम पानी थोड़ी, तुम तो इंसान हो। लेकिन हम दोनों की आइडेंटिटी उड़ा दी भाई, डायरेक्ट बोल दिया कि मैं रंग शरबतों का, तुम मीठे घाट का पानी, कंपैरिजन करने के लिए कि तुम बिल्कुल वैसे हो जैसे कोई रंग शरबतों का होता है ना, जैसे कोई तो मीठे घाट का पानी होता है। बट इसमें मजे की बात क्या थी? जैसा वर्ड नहीं यूज हुआ, जैसा वर्ड यूज नहीं हुआ, उसी को क्या कहते हैं? मेटाफर कहते हैं। कि जब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तुम्हें किसी और चीज जैसा बोल देना, ना ऐसा कह के नहीं कि उस जैसे हो, डायरेक्टली बोल देना कि तुम वही हो, तुम चांद हो, तुम सूरज हो, तुम बंदर हो, तुम बिल्ली हो। जैसे कोई बहुत ज्यादा डरपोक होता है, कावड़ होता है, उसको क्या बोलते हैं? चल चूहे, चूहा बोल देते हैं। तो कोई बहुत ही ब्रेव होता है, उसको क्या बोलते हैं? भाई ये तो शेर है। अब शेर थोड़ी होता है वाकई में, गजब बेइज्जती है। नहीं शेर नहीं होता। तो इस तरह की कंपैरिजन जिसमें ना एज लगे ना लाइक लगे, जिसका वर्ड कुछ और लिखा हुआ है लेकिन उसकी कंपैरिजन, उसका जो मीनिंग है वो कुछ और निकल रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मेटाफर। मैं भी समझाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, पहले मोटा माटी समझते हैं। दो चीजों की बिना एज या लाइक के यूज के कंपैरिजन करना, डायरेक्ट कंपैरिजन कर डालना। जैसे कि टाइम इज अ थीफ। अब टाइम क्या वाकई में थीफ है? नहीं भाई। यू आर माई स्टार, तुम मेरे स्टार हो। डायरेक्ट ही बोल दिया तुम स्टार जैसे हो, ऐसे नहीं कहा, डायरेक्ट कहा कि तुम मेरे स्टार हो। ऐसे ही इज अ लायन, अभी हमने देखा था कि वो एक शेर है, शेर थोड़ी, यानी शेर जैसा है, बहुत बहादुर आदमी था, बहुत अच्छा था। मैंने डायरेक्ट उसको क्या एडजेक्टिव दे दिया कि ही इज अ लायन, शी इज अ लायन, ऐसे बोल दिया मैंने। दिस हाउस इज अ जू, क्या वाकई में घर जू है? नहीं, जू नहीं है, जू जैसा है, मैंने उसको जू कह दिया। ऐसे मैं इस हाउस को क्या बोल सकता था? मैं बोल सकता था, मैं इसको बोलता कि क्या है? एक बावर है, एक बावर है। बावर बोलते हैं गार्डन का एक कोना, छोटा है, जो छोटा सा हिस्सा होता है, कोना गार्डन का, किसी बागीचे का। मैं इसको ये भी डायरेक्ट बोल सकता था। अब बावर, अपने घर को मैं बावर बोल रहा हूं, तो ये क्या है? ये भी एक मेटाफर है। मैंने मेटाफर यूज किया किसके लिए? अपने घर के लिए मेटाफर यूज किया। समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे हो। आ जाओ, अभी तुम्हें और अच्छे से समझाता हूं। क्लास 10th की अगर मैं बात करूं, क्लास 10th के जितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्लास 10th पढ़ी है, क्लास 10th के अंदर है वो, और अभी अगर कोई क्लास 10th का नहीं भी है ना, नहीं भी है, वो भी देखो ध्यान से समझता है। एक तुम्हारी पोएम थी अमेंडा, अमेंडा याद आ रही है? अमेंडा में बोलती है आई एम अ मर्मेड। क्या बोलती है? आई एम अ मर्मेड। अगर किसी ने ये वर्ड, ये सेंटेंस बोला, ध्यान से देखो, कवि ने बोला आई एम, पोइट ने बोला आई एम अ मर्मेड। मर्मेड कौन होती है? जलपरी को बोलते हैं आई एम अ मर्मेड। अब बताओ, क्या वो वाकई में मर्मेड है? नहीं, मर्मेड नहीं है, मर्मेड थोड़ी, मर्मेड तो यहां पे कोई बात ही नहीं हो रही थी। ये तो अमांडा नाम की एक 8-9 साल की बच्ची, उसकी बात हो रही, 10-12 साल की बच्ची, उसकी बात हो रही थी। लेकिन उसने अपने आप को कहा आई एम अ मर्मेड। यहां पे वो मर्मेड नहीं है, वो ये कहना चाहती है वो मर्मेड जैसी है, जैसी है, कंपैरिजन कर रही है अपनी। लेकिन कंपैरिजन कैसे हो रही है? ये कंपैरिजन डायरेक्ट हो रही है, डायरेक्ट अपने आप को मर्मेड बना दिया, डायरेक्ट अपने आप को मर्मेड बना दिया। तो यहां पे क्या यूज हुआ? क्या मेटाफर यूज नहीं हुआ? क्या मेरा बच्चा? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। मैंने कहा ये दुनिया खत्म हो जाएगी किससे? आग से खत्म हो जाएगी, आग से, आग से खत्म हो जाएगी, फायर से। फायर क्या लोग क्या तोप के गोले मारेंगे कंट्री एक दूसरे को? नहीं नहीं नहीं, क्या एटम बम करेंगे? ना 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 ना। मेनली उनका कहना था आग से मतलब क्या था? आग से मतलब ये जो लोगों के अंदर गुस्सा है, लस्ट है, ये जो एक दूसरे के प्रति नफरत है, ये उसकी तो बातें हो रही थी। हाँ, तो यहां फायर का मतलब कुछ और भी निकल रहा है। फायर का मतलब सिर्फ फायर, ये आग वो वाली नहीं है जो इसकी हिंदी निकल रही है, कुछ और मीनिंग भी जा रहा है। ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? मेटाफर है। किसका? नफरत का मेटाफर है। ये जो लोगों में जलन है, हसद, एक दूसरे से लालच है, लस्ट है, हवस है, ये उसका मेटाफर है। ठीक है, तो फायर किसको दिखा रहा है यहां पे? लस्ट को। इस तरह से क्लियर है? और समझ पा रहे हो? मेटाफर, मेटाफर बहुत यूज होते हैं मेरा बच्चा, बहुत ज्यादा यूज होते हैं।
ऐसे ही एने ग्रेगरी के अंदर वो क्या बोलता है, बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड। ग्रेट हनी कलर्ड, हनी का कलर कैसा होता है, येलो, तो येलो नहीं कहा डायरेक्ट, येलो कलर से कंपैरिजन करने के लिए हनी कलर्ड कह दिया। तो ये क्या था, क्या मेरे बच्चों को, जितने भी मेरे देखने वाले हैं, क्या वो इस लाइन से समझ पाए कि हनी कलर्ड का कंपैरिजन किससे किया गया, येलो कलर से कंपैरिजन किया गया ना, हनी कलर्ड कह के। तो ये हनी कलर्ड क्या था, एक मेटाफर था। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने क्लास 10th और 12th की जो पोएम्स हैं उनमें कहां कहां मेटाफर यूज हो रहा है, उनके भी एग्जाम्पल देके तुम्हें समझा रखा है। ये रही ये फाइल, ये तुम्हें मैं दोनों को दे दूंगा। और अगर तुम क्लास 9th 11th के हो या फिर किसी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए, एंट्रेंस के लिए ये वीडियो देख रहे हो पोएटिक डिवाइस की, तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि अब तुम इस लायक हो चुके हो कि तुम्हारे सामने कोई पोएम रखी जाए तो उसमें तुम मेटाफर ऐसे ही चुटकी में ढूंढ लोगे। ठीक है, अब जल्दी से ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है, इसका आंसर तुम्हें देना कि क्या इसमें मेटाफर यूज हुआ है या नहीं हुआ है, और हुआ है तो कौन सी लाइन इसमें, कौन सा वर्ड मेटाफर है, ये तुम्हें कमेंट में सबको आंसर करना है। देखता हूं कितना समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन शुरू करते हैं, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है एलिट्रेशन के अंदर। क्या कह रहा है ये, अरे छोड़ो ना इसको भी छोड़ते हैं, सिंपल करते हैं। तुमने बचपन में सुना था, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी रात में चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चट्टी चटाई। ये बचपन में पढ़ा था ना, सुना था तुमने, खुद भी कोशिश की होगी, करी थी ना। इसे क्या बोलते हैं, टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर बनता कैसे है, इतना टंग ट्विस्टर कहलाता क्यों है, सोच के देखा कभी? क्योंकि इसमें जो एक के बाद जो दूसरा वर्ड है उसका साउंड सेम है। जैसे कि मैंने क्या बोला, चंदू के, फिर एक वर्ड के, का से शुरू हुआ, फिर दोबारा आ गया चाचा, उसके बाद ने, एक नया वर्ड था, चाचा ने चंदू, फिर चा शुरू हो गया, फिर एक वर्ड अलग आया की, और उसके बाद फिर चाची, फिर चा शुरू हो गया। तो देखा जाए ये चा बार बार आ रहा था, हर एक वर्ड के बाद एक चा का साउंड आ रहा था। ऐसे ही एक और टंग ट्विस्टर है, इंग्लिश के अंदर बड़ा फेमस है, पीटर पाइपर पिक्ड अ बैग ऑफ पिकल पेपर, पीटर पाइपर पिक्ड अ बैग ऑफ पिकल पेपर, वेयर द बैग ऑफ पिकल पेपर, पीटर पाइपर पिक्ड, इस तरह से करके है ना, आप लोगों ने बचपन में खूब देखा होगा। ठीक है, अब ये जो पहला जो साउंड है वर्ड का, जो पहला साउंड है वो जब वो सेम हो जाए, बार बार वर्ड्स के बाद सेम साउंड आने लग जाए, उसी को क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। अब इसका कोई एग्जांपल देने की सच तो जरूरत नहीं, फिर भी चलो मैं तुम्हें इसका भी एग्जांपल देता हूं। वैसे तो ये था, चंदा चमके चमचम, ठीक है, जो चम्मा चोर, चुईटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर, इस तरह से था। जैसे कि तुम्हारी एक पोएम है, डस्ट ऑफ स्नो, क्लास 10th की पोएम है। ये लाइन देखो, तुम खुद समझ लोगे कि इसके अंदर एलिट्रेशन कहां है। हैज गिवन माई हार्ट, देखो हा की आवाज आई, तो ये हैज और हर्ट क्या हो गया, एक एलिट्रेशन इस्तेमाल हो रहा था यहां पे। ऐसे चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम, तो स इसमें भी स बार बार आया, तो ये क्या हो गया, ये एक एलिट्रेशन था। आ जाते हैं और देख लेते हैं, सम से, तो बार बार सा फिर से इसमें यूज हो रहा था, जो कि हमें दिख रहा था। तो बहुत सिंपल सा होता है, बहुत ज्यादा इसके अंदर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी तुम देखो कि कोई भी दो वर्ड और उनकी शुरुआत का जो साउंड है वो सेम आ रहा हो, तो समझ लेना वो क्या है, वो एक एलिट्रेशन है। बहुत आसान सा होता है, जैसे स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, तो स देखो, स्टॉप, स्लाउचिंग, सिट, स्ट्रेट, इन सब का ही जो पहला अक्षर था, पहला लेटर था, उसका साउंड सेम था, इसलिए क्या कहलाएगा, एक एलिट्रेशन कहलाएगा। बहुत क्लियर था? हाँ जी, बहुत क्लियर था। इस तरह के अब कोई भी एलिट्रेशन तुम्हारे सामने आ जाए, भाई साहब चूकना मत। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस पे, जिसका नाम है हाइपर हो जाना, हाइपरबली। बहुत आसान है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जब किसी चीज को ना बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोल देना, मतलब कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाता, कह रहे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, बिल्कुल वैसा ही। जैसे मुझे इतनी भूख लग रही है कि मैं एक घोड़ा खा जाऊंगा। अरे भाई, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे लिए चांद को नीचे उतार के, उसको तोड़कर, उसकी एक अंगूठी बना के तुम्हारी उंगली में पहनाऊंगा। इस तरह के जो फजूल की बात है, बिल्कुल बेकार की बात है, वो वाली, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, हाइपरबली बोलते हैं। और ये इस्तेमाल होती है पोएम के अंदर, पोइट्री के अंदर बहुत इस्तेमाल होती है। कैसे, आओ जी देखेंगे। जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर चीजों को कहना, जिससे उस बात पर जोर डाला जा सके, उसकी इंपॉर्टेंस बताई जा सके, उसी को क्या कहते हैं, हाइपरबली। जैसे आई हैवंट सीन यू इन एजेस, भाई मैंने तो तुम्हें, एक उम्र हो गई तुम से मिले हुए, जबकि मिले हुए 2 दिन ही हुए थे, ऐसे ही ना मिले हुए। आई वॉज डाइंग ऑफ लाफ्टर, भाई उस दिन तो मुझे बहुत हंसी आई, मैं तो मर रहा था, इतना हंसा कि मैं तो मर ही गया था, हंसते हंसते मर गया था। अरे मर थोड़ी जाता है कोई हंसते हंसते। आई कैन ईट अ हॉर्स, भाई मैं तो एक घोड़ा खा जाऊंगा। भाई घोड़ा वाकई में नहीं खा जाऊंगा, बस वो कह रहा है, बातें बना रहा है, करेगा कुछ नहीं ऐसा, ठीक है। जैसे एग्जैजरेशन, हाइपरबोली, क्या, अ जॉय फॉर एवर, एक ऐसा जॉय जो हमेशा के लिए कोई जॉय थोड़ी होता है। लेकिन थिंग ऑफ ब्यूटी नाम की पोएम में लाइन लिख दी, अ जॉय फॉर एवर, जो हमेशा के लिए मजा। हमेशा का मजा तो कहीं भी नहीं होता,
हमेशा तो मजा नहीं होता ना, दिल भर जाता है भाई, लोगों से भी और चीजों से भी। लग गई। आ जाओ। आन जेनिफर टाइगर्स में आन फिंगर्स आर सो टेरिफाइड दैट दे कैन हार्डली पुल द निडल, कि उनकी उंगलियां इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वो उनसे एक सुई तक नहीं उठ रही थी। सुई क्यों नहीं उठेगी यार, सुई तो कोई भी उठा लेता है, जब कोई बहुत ही बूढ़ा भी होता है वो भी उठा लेता है, थोड़ी सी ताकत तो चाहिए होती, सुई का वजन ही कितना होता है। लेकिन इस बात में क्या था, ये दिखाने के लिए कि वो कितनी कमजोर हो गई हैं, उनकी कमजोरी दिखाने के लिए ये वर्ड, ये फ्रेज यूज किया गया है। क्लियर है? तो हाइपरबोली समझ के सर, बिल्कुल समझ के, जहां भी लगेगा कि किसी वर्ड या फ्रेज से या किसी लाइन से हमें लग रहा है कि बहुत बड़ा चढ़ाकर किसी चीज को दिखाया जा रहा है, वो क्या कहलाएगी? हाइपरबोली। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने सिमिले देखा, हमने मेटाफर देखा, हमने एलिट्रेशन देखा और हमने हाइपरबोली देखा। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट हमारे पोएटिक डिवाइस की तरफ। दोस्तों अभी हमने पढ़ा था एलिट्रेशन, राइट? एलिट्रेशन जो था वो ना एक राइम बनाने के लिए था। किस चीज के लिए? राइम, क्योंकि बार बार एक ही साउंड आएगा तो पोयम थोड़ी सी पोएटिक तभी लगेगी जब एक ही साउंड बार बार रिपीट होगा। ठीक है? वो किसके लिए था? राइम के लिए था, एक लय बनाने के लिए था। लय बनाने के लिए एक और पोएटिक डिवाइस हम यूज करते हैं, वो कौन सा होता है? वो होता है एसोनेंस। कौन सा होता है? एसोनेंस। कंपैरिजन करने के लिए हमने कौन सा देखा था? कंपैरिजन का जरा जल्दी बताना। कंपैरिजन के दो थे। कौन कौन से दो थे? एक तो सिमिले था और एक मेटाफर था, जिसमें मेटाफर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है? फिर हमने एक हाइपरबोली देखा। हाइपरबोली का क्या यूज हो रहा था एक पोएम के अंदर? वो बात की इंपॉर्टेंस बता रही थी, उसका राइम से लेना देना नहीं था। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो राइम, लय बनाएगा। अब पोएट्री की अगर लय बन जाए तो तभी तो पोएट्री लगेगी, मानते हो कि नहीं? कविता तभी बनेगी। तो एसोनेंस में क्या होता है जरा देख लेते हैं। एसोनेंस का मतलब होता है सेम वोवेल। वोवेल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये वोवेल होते हैं, ये आवाजें होती हैं, आ ई ए ओ ऊ, ये आवाजें होती हैं। इस साउंड को आसपास के वर्ड्स में रिपीट होना, इस साउंड्स का आसपास के वर्ड्स में रिपीट होना। कैसे रिपीट होना? जैसे मैं बताता हूं, द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली। अब इसमें कुछ तुम्हें लग रहा है कि कुछ यार लय सी बन रही है, द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन, कुछ लग रहा है ऐसे। दूसरा देखते हैं हम, soon the moon will shoot its light, soon the moon will shoot, कुछ लग रहा है कि एक लय बन रही है, एक अलग ही ऊ की आवाज आई, ऐसे एन की आवाज आई। इस आवाज का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ा ताकि एक पोयम बने, लगे कि यार ये पोयम है, ये कोई नॉर्मल लाइन नहीं है। इसमें हम नोटिस करवाऊं मैं आपको, तो ये तो रेन जो था ना, ये स्पेन जो था ना, ये जो मेन जो था ना, इसमें क्या था? और ये जो प्लेन जो था, इन सब में कॉमन क्या था? एन एन एन, ए की आवाज आ रही थी बार बार। ऐसे इसमें देखो ना, बड़े ऊ की आवाज आ रही थी। किसकी? बड़े ऊ की आवाज आ रही थी, बड़े ऊ की आवाज आ रही थी। सून, मून, शू, अब शू टा पे नहीं जा रहा मैं, शू, ऊ, ऐसे इसमें ए। तो इन सब में क्या था? इन सब में ए की आवाज थी, इन सब में ऊ की आवाज थी। और ये करने से क्या मजा आया कि उसकी एक लय बन गई पोएम की। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एसोनेंस कहते हैं। आराम से बस ऐसे ही कोई भी पोएम तुम्हारे आगे अब मैं रख दूं, उसमें देखना कि कौन से ऐसे ऊ आ बार बार आवाज आ रही है, उसी को समझ लेना। तो ये क्या है? ये एक एसोनेंस का इस्तेमाल यहां पे किया जा रहा है। जैसे वॉक, टॉक, ऐसे करके सेम आवाज निकल रही है, आ ऐसे करके। क्लियर? आ जाओ, आ जाते कुछ और देखते हैं। जैसे क्लैप योर हैंड्स एंड स्टैम्प योर फीट। अब इसमें भी बार बार क्या हो रहा है? क्लैम्प, हैंड, स्टैम्प, ऐसे करके। इसमें आई का साउंड, लाइट, फाई, साई, इसमें बार बार आई की आवाज निकल रही थी। ऐसे ओ, गो, स्लो, ओवर, रो, ऐसे करके, तो बार बार ओ की आवाज आ रही थी। इतना क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। जैसे माय मदर 66 के अंदर, अच्छा ये तो पर्सोनिफिकेशन पे आ गए हम, ठीक है। तो मेनली इस्तेमाल कम होता है एसोनेंस का, लेकिन होता जरूर है। अब तुम्हें क्लियर हो गया पर्सोनिफिकेशन। अब आई गया तो लाओ तुम्हें सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन के बारे में बता दूं। पर्सोनिफिकेशन बड़ा मजेदार होता है, बड़ा मजेदार होता है। ध्यान से देखो, पर्सोनिफिकेशन यानी किसी चीज पर्सन की तरह दिखाना। किसको पर्सन की तरह दिखाना? नॉन ह्यूमन थिंग्स को हमें ह्यूमंस की तरह पेश कर देना। नॉन ह्यूमन थिंग्स को, नॉन लिविंग नहीं। फर्क है इसमें। यहां बच्चा यही गलती करता है, क्या? कि नॉन लिविंग नहीं, नॉन लिविंग की बात नहीं हुई है यहां पे, नॉन लिविंग की बात नहीं हुई है, ये नॉन लिविंग की बात नहीं हुई है, ये नहीं। किसकी? नॉन ह्यूमन थिंग्स। नॉन ह्यूमंस में ट्रीज भी हो सकते हैं, पक्षी भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, क्योंकि एनिमल एक नॉन ह्यूमन है लेकिन लिविंग है। अब
इसको दिखाते कैसे, यहां तक क्लियर हुआ कि कौन सी चीजों को जो नॉन ह्यूमन चीजें हैं, यानी कोई जानवर हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है, कोई और चीज हो सकती है जिसमें जान ना हो, वो भी हो सकती है, उसको ह्यूमंस की तरह दिखाना। कैसे? चंदा ने पूछा तारों से। चंदा क्या बात करता है तारों से? क्या चंदा बात कर सकता है किसी से भी? तारों से छोड़ो। अब तुम कहोगे नहीं नहीं, मेरे लिए तो मेरा चंदा है, मेरे लिए तो बात कर रहा है। नहीं, नहीं भाई, ठीक है नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो किसी ऐसी नॉन ह्यूमन चीज को ऐसे करके दिखाना जैसे कि वो ह्यूमन ही हो, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं हम? उसी को हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। आओ देखते हैं जरा जल्दी से इसको। फ्लावर्स वर डांसिंग इन द ब्रीज। जो फूल थे वो नाच रहे थे। फूल, गुलाब भी नाच रहा था, सनफ्लावर भी नाच रहा था। फूल कभी नाच सकते नहीं। तो इस तरह से ये चीजें दिखाई जिसमें हमने दिखाने की कोशिश करी कि फूल नाच रहे थे। ये क्या था? पर्सोनिफिकेशन था। जस्टिस इज ब्लाइंड। जो न्याय होता है वो अंधा होता है। कानून अंधा होता है। कानून अंधा होता है। कानून की आंखें कब से होने लगी? कानून को ऐसे दिखाया जैसे कोई इंसान। डांस कौन करता है? एक इंसान करता है। अंधा कौन हो सकता है? सिर्फ एक इंसान हो सकता है। वैसे जानवर भी हो सकते हैं, लेकिन ह्यूमन की बात हो रही है अभी। द कार रिफ्यूज टू स्टार्ट। कार ने ना स्टार्ट होने से मना कर दिया। अब कार थोड़ी खुद मना कर सकती है अपने मुंह से बोल के। लेकिन यहां भी क्या था? एक पर्सोनिफिकेशन था। मजा डालने के लिए, इंटरेस्ट डालने के लिए पोएम के अंदर हमने इसका इस्तेमाल किया था। आओ देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। तुम्हारे माय मदर 866 के अंदर भी था। आंट जेनिफर के जो टाइगर थे वो प्रॉन्स कर रहे थे। अब वो जो ऊन के जो बुने हुए टाइगर होते हैं वो थोड़ी प्रॉन्स कर सकते हैं, उछल कूद कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा करके हमें दिखा दिया गया था। ठीक है, ऐसे ही रोड साइड स्टैंड में मनी शुड हेल्प द नीडी, दैट शुड हेल्प द नीडी, के भाई वो नीडी की हेल्प कर सकती है। मनी डायरेक्टली थोड़ी हेल्प कर सकती है इंसानों की तरह। तो ये भी क्या था? एक तरह का पर्सोनिफिकेशन था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत प्यारा सा एक और हमने क्या पढ़ लिया? पोएटिक डिवाइस पढ़ा जिसका नाम था पर्सोनिफिकेशन। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तुमने इस तरह की पोएट्री सुनी है जैसे कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं तो कुछ दिन उसके शायर ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। अगर ये बात है तो बात करके देखते हैं। अब इसमें बार बार सुना है आ रहा है। क्या आ रहा है? ये तुम्हें पता अच्छी क्यों लग रही है? तुम कह रहे हो सर आगे भी सुनाओ ना। सुना सुना सुना। नहीं नहीं, पता तुम्हें अच्छी क्यों लगी है? क्योंकि इसमें सुना है ना बार बार यूज हो रहा है। और ऐसा बहुत सारी पोइट्री के साथ हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में होता है जहां हमें एक ही वर्ड को बार बार बोल के सुनाया जाता है और फिर उसको सुनने में मजा बहुत आता है। इसी को बोलते हैं रेपिटेशन। क्या होता है? रेपिटेशन। इंग्लिश में भी बहुत होता है। जैसे क्लास 10th में एक पोएम है अमेंडा। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। बार बार ऐसे कहते हैं, बार बार अमेंडा अमेंडा। उसकी माँ उसको बाबा अमेंडा अमेंडा कहती रहती है। इससे क्या होता है? उस पूरी पोएम का एक मजा क्रिएट होता है, एक उसमें इंटरेस्ट लगता है कि कुछ पोएम जैसी चीज हो रही है। तो बार बार एक ही वर्ड को जब रिपीट करते हो उसे क्या कहलाता है? रिपीटेशन कहलाता है। बहुत सिंपल है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब रेपिटेशन और एलिट्रेशन में क्या अंतर है समझ पाए? अभी हम जो पढ़ रहे थे, एलिट्रेशन साउंड रिपीट हो रहा है, इसमें पूरा पूरा वर्ड रिपीट हो रहा है, पूरा पूरा वर्ड रिपीट हो रहा है। अभी हम देख रहे थे ना, हाँ, इसमें क्या था? अभी हमने देखा था कि एलिट्रेशन और एसेनेंस ये दो थे जो लय बना रहे थे, और इसी में एक और ऐड कर दो, वो क्या? रेपिटेशन। ये भी लय ही बनाने का काम कर रहा है। क्या ये तीनों मेरे सभी दोस्तों को क्लियर है? एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये कैटेगरी अलग है, ये कंपैरिजन वाली कैटेगरी है, ये अलग है। इनका इसकी लय से कोई लेना देना नहीं होता है सच। ये लय बनाने के लिए, ये गहराई डालने के लिए है। तो सारे क्या डिवाइस हैं, तभी तो इनको क्या कहते हैं? पोएटिक डिवाइस, जो पोएटिक फील कराएं। आइए, रिपीटिशन कैसे होता है? बहुत आसान है, बार बार क्या ही होगा, बार बार यूज होता रहेगा। क्वाइट क्वाइट, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, दिख रहा है ना, बार बार यूज हो रहा है। लेप लेप, वेरी वेरी, ऐसे इसमें देखो। और कौन कौन सा था भाई? देख लो भाई। हैज बीन, अच्छा, द वर्ड वॉट, बॉल, ये बार बार रिपीट हो रहा था बॉल पोएम के अंदर। आ जाते 12th वाली में, देख लेते हैं उसमें क्या था। इसमें भी बार बार टिकल यूज हो रहा था। देखते ही पकड़ लोगे यार, तुम देख के बता दो मुझे, तुम देख के बता दो। बहुत आसान सा था, इसमें सच कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। रेपिटेशन क्लियर है? वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेपिटेशन इंपॉर्टेंट है। आ जाए ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का क्या इस्तेमाल होता है? आइए वो देखते हैं। ये भी बड़ा आसान होता है, बहुत आसान है। ऑक्सीमोरन, दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज किए जाते हैं। दो अपोजिट जो एक दूसरे के उल्टे हैं वो एक साथ यूज होते हैं। जैसे बिटर स्वीट, बिटर मतलब होता है कड़वा, स्वीट मतलब होता है मीठा, लेकिन एक साथ इस्तेमाल हो गए। सीरियसली फनी, सीरियस तो मतलब सीरियस हो गया, फनी वाला मजाक के, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं यार इट्स सीरियसली फनी। सीरियसली फनी, बट हाँ मजा इससे ही आता है। ओरिजिनल कॉपी है मेरे पास। तुम्हें पता है ये घड़ी क्या है? अरे रैडर की घड़ी है एकदम। ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल कॉपी, कॉपी भी बोल रहे हो, ओरिजिनल भी बोल रहे हो। तो ऐसे क्या हो रहा है? ये दो वर्ड है एक साथ रखे गए हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, उन्हें क्या कहेंगे? ऑक्सीमोरन। एक साथ लिख दो, मेरा बच्चा कमेंट में लिखते हुए चलो, याद रह जाएगा। आओ ऑक्सीमोरन देख लेते हैं। कहेंगे भाई
ऑक्सीमोरन का अंग है हमारा। आज जल्दी से ऑक्सीमोरन देख लेते हैं। जैसे कि इसमें देखो, कोल्ड फायर, कोल्ड भी है फायर भी है। सिक हेल्थ, भाई सिक भी है और हेल्थ भी है। डार्क लाइट, डार्क भी है अंधेरा और लाइट भी रोशनी भी है। वर्चुअल रियलिटी, वीआर तो बहुत देखते हैं, वर्चुअल भी है रियलिटी भी है। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड हमारे को दिख जाते हैं जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। हाँ, पोएट्री में, पोएम्स में तुम्हें बहुत ज्यादा ऑक्सीमोरन नहीं दिखता, बहुत कम में इस्तेमाल होता है, बट तुम्हें पता होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की तरफ। एक और एग्जाम में बहुत पूछा जाने वाला पोएटिक डिवाइस जिसका नाम है सिंबलिज्म। सिंबल किसे कहते हैं? किसी चीज का चिन्ह, प्रतीक, उसी को तो कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे कभी भी अगर शांति की बात होती है, पीस की बात होती है, तो व्हाइट कलर को पीस का कलर माना जाता है। रेड लाइट पे रुकते हो तो रेड कलर को क्या माना जाता है कि भाई रुकने का कलर है। इसी तरह से कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए जब हम पोएम के अंदर, किसी कविता के अंदर कोई बात कहते हैं, तो यानी वो क्या है? सिंबलिज्म का इस्तेमाल हुआ। कैसे? किसी चीज भाई किसी चीज को या कलर, किसी चीज, कलर और सिचुएशन को यूज करके किसी बात या इमोशन को एक्सप्रेस किया जाए। जैसे रोज लव को दिखाता है, ऐसे ग्रीनरी फॉरेस्ट को दिखाती है, जर्नी लाइफ को दिखाती है। तो ये वर्ड अगर उसके अंदर है तो समझ जाओ उस पोएम में किसका इस्तेमाल हुआ है? सिंबलिज्म का। हैमलॉक ट्री और क्रो अनऑस्पिशियस चीज को दिखाते हैं, आप शकुन चीजों को। काला कौवा मनहूस माना जाता है, मनुष्यत्व को दिखाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो उसका रियल मीनिंग, रियल वर्ड जो है वो जो चीज है वो तो कुछ और है, लेकिन उसका और दूसरा मीनिंग कुछ और निकल रहा है। लाइट किसको दिखाती है? उम्मीद को, नॉलेज को, है ना। व्हाइट कलर मैंने जैसे कि बताया तो पीस को दिखाता है। इस तरह के बहुत सारे हम देखते हैं वर्ड्स हैं जो किसी चीज का सिंबल होते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपके सामने एक पोयम अभी बताई थी, फायर एंड आइस पोयम है, तो फायर वाकई में फायर को नहीं दिखा रही। फायर किसको दिखा रही है? यहाँ पे फायर किसको दिखा रही है? लस्ट को दिखा रही है, ग्रीड को दिखा रही है ना। ऐसे आइस, आइस बर्फ को थोड़ी दिखा रही है, आइस बर्फ को थोड़ी दिखा रही है। उसका रियल मीनिंग तो, लिटरल मीनिंग तो बर्फ है, लेकिन आइस का कुछ और। ये सिंबल है, किस चीज का सिंबल है? आइस। आइस जो मन में लोगों के क्या है? ग्रजेस भरे हुए हैं, इंडिफरेंसेस हैं, उसको भी तो दिखा रही ना। तो यहां पे फायर और आइस क्या है? ये सिंबल थे पोएम के अंदर। क्या थे? सिंबल थे। बहुत सारे लोग सिंबल और किस में कंफ्यूज होंगे? सिंबलिज्म में कंफ्यूज हो सकते हैं वर्सेस मेटाफर में। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि एग्जाम में कभी कभी पूछेगा, बताओ इसमें पोएटिक डिवाइस कौन कौन से थे। तो एक पोएटिक डिवाइस सिंबलिज्म भी हो सकता है और मेटाफर भी हो सकता है। इस चीज से बेफिक्र हो जाओ, कभी ये मत सोचना जैसे फायर एंड आइस के अंदर फायर एंड आइस मेटाफर भी है और सिंबलिज्म भी है। हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों ही सिंबल भी है किसी चीज का और मेटाफर भी है किसी और चीज का, मीनिंग भी, कंपैरिजन भी की गई है। तो दोनों ही चीजें। तो अब क्लैरिटी रखने के लिए याद रखो कि मेटाफर जब भी यूज हो रहा होगा तो कंपैरिजन की जा रही होगी, कंपैरिजन की जा रही होगी पूरे सेंटेंस में। जैसे मैंने बोला यू आर माई स्टार, मैंने क्या बोला? यू आर माई स्टार। अब ये स्टार किसको दिखाता है? स्टार किस चीज का सिंबल थोड़ी है। स्टार से किसी चीज का सिंबल थोड़ी होता है, किसी चीज से पता थोड़ी चल रहा है कि स्टार क्या होता है, कुछ भी नहीं, नॉर्मली तो है। तो यहां क्या ये प्योर क्या था? एक मेटाफर था। क्या था? मैंने कहा यू आर माई लाइट, यू आर माई लाइट। लाइट, लेकिन हम जानते हैं कि लाइट एक होप का सिंबल है। किसका? होप का सिंबल, एक तरह का झंडा मान लो कि जहां किसी चीज का झंडा दिखा दिया जाए समझ लो वो सिंबलिज्म है। तो होप, लाइट का कुछ और भी मीनिंग निकल रहा है, हाँ। स्टार का कुछ और भी मीनिंग निकल रहा है, नहीं, कोई और मीनिंग नहीं निकलता। तो ये तो ट्रूली एक प्योरली मेटाफर था। ये क्या था? एक होप भी था। तो साथ में मैंने इसको क्या मान लिया? मैंने इसको सिंबलिज्म मान लिया। ठीक है, ये मेटाफर नहीं, यहां पे ये क्या है अभी? क्या कहते हैं? सिंबलिज्म है, लाइट जो वर्ड यूज हुआ। ठीक है, लेकिन अगर पूरा होली देखा जाए यू आर माई लाइट, तो ये एक मेटाफर भी है। ठीक है, तो दोनों चीजें हो गई, मेटाफर भी हो गया और एक ये सिंबलिज्म भी हो गया। एग्जाम में वैसे तो कंफ्यूज करने के लिए कभी करेगा नहीं, अगर कर दे तो तुम कंफ्यूज हो मत जाना। मेटाफर क्यों है समझ में आ गया? क्योंकि कंपैरिजन की गई है लाइट से कि तुम मेरे लाइट की तरह हो। और दूसरी बात, ये लाइट वर्ड अपने आप में एक सिंबल है होप का, इसलिए ये एक सिंबलिज्म भी है। वाह, तालियां पीट लो अब तो अपने आप के लिए यार, क्या क्लियरिटी हुई है अब हमें सिंबलिज्म की और मेटाफर की। तो दोनों ही हैं ये चीज, इस तरह से समझ लेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की तरफ। तो सर अब हम पढ़ रहे हैं इमेजरी को। इमेजरी जैसे इमेज, किसी की इमेज, सुनने वाले के दिमाग में जब इमेज एकदम बन जाए। जैसे मैंने तुमसे कहा कि कल चांद एकदम चमक रहा था, जैसे कोई बर्फ की चादर उस पर ढकी हुई हो और उसकी रोशनी मेरे चेहरे पर खिलखिला रही थी। अब इससे ना तुम्हारे दिमाग में एक इमेजिनेशन बन रही है ना, बिल्कुल वैसे। तो जब कोई ऐसी लाइन यूज की जाए जिससे
सुनने वाले के दिमाग में इमेज बननी शुरू हो जाए, उसको बोलते हैं इमेजरी। अब आप कहोगे कि यार ये तो सब में ही बन सकती है। हाँ, तो मोस्टली में बनती है। पोइट का काम ही ये होता है, जब तुम आए मुझे ऐसा लगा जैसे हवाएं तेज चलने लगी हो, आसमान से बारिश होने लगी हो, फूल खिलखिला उठे हो, उनकी खुशबू मेरे कानों में, मेरी आंखों में, खुशबू कानों में थोड़ी नाक में जाती ना, नाक में जाने लगी। ठीक है, अब मैं इतना अच्छा पोइट होता फिर पोइट ना होता क्या मैं? हाँ, तुम लोग मेरे पास हंसना मत। ठीक है, तो इमेजरी का मतलब क्या होता है? रीडर के माइंड में पिक्चर बन जाए। और पिक्चर बन कैसे जाए मेरा बच्चा, वो भी देख लो। पिक्चर बनाने के लिए जरूरी क्या होता है कि जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं ना, उनमें से किसी सेंस को हम फील करा दें, तो वो क्या होती है पिक्चर। कि ऐसा लगेगा कुछ सूंघ, मैंने कहा कि खुशबुओं की महक से पूरा आंगन महक रहा था, तो अब तुम्हें दिमाग में ना जो गुलाब की खुशबू तो दिमाग में आ जाएगी। हाँ यार, हाँ, ऐसे ही तेज धूप थी तो तेज धूप, तुम्हें एकदम धूप महसूस होने लगेगी। तो ये किसी भी अंदाज में सूंघ कर, महसूस करके स्किन के ऊपर, या देखने के बाद देख कर, जो भी 5 सेंसेस होते हैं, तुम अगर उससे कुछ दिमाग में किसी को सुचवा पाते हो तो वो इमेजरी का इस्तेमाल करते हो। जैसे स्वीट एप्पल जूस ड्रिप डाउन हर फिंगर्स, मीठा जूस था वो उसके हाथ से क्या हो गया, एकदम टपकने लगा। तो तुम्हें दिमाग में एकदम महसूस होने लगा ना कि हाथ में से कुछ टपक रहा है, तो दिमाग में एक सिचुएशन बन गई। द कोल्ड मार्बल फ्लोर चिल्ड हिज फीट, ऐसे तुम्हें भी लगने लगा ना कि जैसे तुम ठंडे फर्श पे, तुम्हारे पैर भी ठंडे हो गए, तो तुम्हारे दिमाग में एक तस्वीर बन गई, तुम महसूस कर पाए। वार्म सनलाइट किस्ड माय स्किन, अब सनलाइट ने मेरे को किस तो किया नहीं था, लेकिन वो क्या था, उसने मेरे को यहाँ पे छुआ था, तो मेरे को भी ऐसा लगने लगा जैसे सनलाइट यहाँ पे आ रही है मेरे। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस और वर्ड्स थे जो कि क्या कहलाते हैं, हमारे इमेजरी कहलाते हैं। अब इसमें बताओ, वार्म सनलाइट किस्ड माय स्किन, इसमें एक और पोएटिक डिवाइस है, इसमें एक और पोएटिक डिवाइस है, बताओ कौन सा है? एक तो ये इमेजरी है और दूसरा मैंने अभी हम लोगों ने पढ़ा था। बताओ, देखता हूं कितने तुम लोग समझदार हो, बता पाओगे, वो तुम बताओ। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे आयरनी। अरे बहुत आसान है। आयरनी मतलब कहो कुछ, करो कुछ, बोलो कुछ, लिखो कुछ, मतलब सरकाज़म होता है इसके अंदर। इसमें क्या होता है? सरकाज़म। अगर साइड में छोटा सा लिख पाऊं कि इसके अंदर ना एक तरह का सरकाज़म छुपा हुआ होता है। सरकाज़म कैसे? जो कहा जाए रियलिटी उसके बिल्कुल अपोजिट हो, रियलिटी बिल्कुल अपोजिट हो। जैसे मैं कहूं कि मैं बहुत गरीब हूं यार, बहुत गरीब हूं, बस अब जस्ट मैंने बुगाटी खरीदी है, तो बहुत अलग नहीं होगा, अब कह रहा हूं गरीब हूं और खरीद बुगाटी रहा हूं, ऐसे करके। यार जैसे तुम में से बहुत सारे तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह भी होंगे, बोलेंगे बिल्कुल यार, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, बिल्कुल नहीं, सिर्फ 99.9% मार्क्स लाए। खासतौर से लड़कियां जो होती है ना, ये लोग तो ऐसे ही करते हैं। तुम लोग जितने नंबर लेके आते हो उतने में 3 लड़के ना पास हो जाते हैं। यही होता है। ऐसे, हाउ एक्सीलेंट इज दिस वर्क सेड द पोएट हु एक्चुअली हेट्स इट, उसने तारीफ, अरे वाह वाह, किसने बनाया ये मुझे समा, जबकि बना बहुत बुरा है, लेकिन तारीफ कर दी गई। तो ये क्या थी? आयरनी थी। व्हाट अ प्लेजेंट डे, बहुत गर्मी है, पसीनों में बुरा हाल है, बोले व्हाट अ प्लेजेंट डे, तो इसमें भी क्या एक आयरनी है। ऐसे ही तुमने एक चैप्टर पढ़ा था, क्लास 12th में पढ़ोगे तुम, साहिब आलम का। वो कहते हैं क्या नाम है तुम्हारा? साहिब आलम। ये पूरी दुनिया का जो राजा होता है उसको बोलते हैं साहिब आलम, लेकिन है वो क्या? एक रेग पिकर। तो ये क्या था? ये एक आयरनी थी। तो आयरनी ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना, ऐसी बात को बोलना जो एक दूसरे के बिल्कुल अपने आप में ही अपोजिट हो। ठीक है, क्लियर हो गया? आयरनी भी हमने पढ़ लिया। ठीक है जी दोस्तों, ये बड़ा मजेदार है, इसको बोलते हैं एल्यूजन। एल्यूजन का मतलब क्या होता है? जब किसी फेमस पर्सन, प्लेस या कोई इवेंट या कोई स्टोरी जो कि पुरानी फेमस है उसको उठा लिया जाए। जैसे कि हम कहते हैं नहीं, तू बड़ा रोमियो हो रहा है, रोमियो बन रहा है ज्यादा, ओ लैला मजनू, ओ इधर आओ। अब लैला मजनू, हमने लैला मजनू कह दिया, लैला मजनू है क्या? पुरानी स्टोरी ही तो है। ऐसे कोई मिथोलॉजिकल कोई कहानी, जैसे हमने बोल दिया बड़े तुम तो रेपेंजल हो रही हो। रेपेंजल कौन थी? पुरानी कहानी थी, मशहूर कहानी थी, तो उसके बारे में बात हो रही थी। तो हम क्या करते हैं, कुछ कैरेक्टर्स जो पुरानी स्टोरीज के होते हैं वो उठा लाते हैं, जो कि शायद मिथोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे हिस्ट्री से रिलेटेड हो, लिटरेचर के रिलेटेड हो, किसी किताब की कोई कहानी थी, उसका कोई मेन कैरेक्टर था। ओए हैरी पॉटर इधर आ जा, हैरी पॉटर है तू तो बिल्कुल। हैरी पॉटर, अब हैरी पॉटर क्या है? जो पता है, हमें पता है, तुम्हें पता है कि भाई एक स्टोरी थी, एक किताब का एक कैरेक्टर है हैरी पॉटर। तो जब उनको मेंशन कर दिया जाए, पोएम के अंदर उनको डाल दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है? एल्यूजन। जैसे आई एम रेपेंजल, आई हैव नो केयर। अब रेपेंजल कौन है? रेपेंजल एक पुरानी मशहूर कहानी, मिथोलॉजी कहानी, रियल नहीं है, मिथोलॉजी से रिलेटेड है। लोगों की मान्यता है कि रेपेंजल ऐसी रही होगी। ठीक है, लोग ऐसी कहानी गढ़ते हैं। तो रेपेंजल एक कैरेक्टर है, उसका जिक्र कर दिया गया इसमें। ऐसे ही, दिस पास्ता इज माई अखिलीज हील। अखिलीज एक बहुत ताकतवर एक किंग रहा था, एक लीडर रहा था, जिसकी ना एक एंकल खराब थी, वैसे वो बड़ा ताकतवर था, तो वहां पे उसका नाम, यहाँ पे अखिलीज का नाम यूज कर लिया। ठीक है, आ जाओ। यू आर सच अ स्क्रूज,
अब स्क्रूज जो ये वर्ड यूज किया गया है, ये एक चार्ल्स डिकेंस की एक किताब थी, उसके अंदर एक कैरेक्टर था जो कि बहुत माइजर था, कंजूस था, तो स्क्रूज का इस्तेमाल यहां कर लिया गया है। तो इस तरह से एल्यूजन में हम क्या करते हैं कि कैरेक्टर्स के, चाहे वो किसी इवेंट के हो, किसी किताब के हो, किसी हिस्ट्री के हो, उनके कैरेक्टर्स को उठा लेते हैं, उन सिचुएशंस को उठा लेते हैं और डाल देते हैं अपनी कविताओं के अंदर, पोएम के अंदर, उसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। उसी को क्या कहते हैं? एल्यूजन। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? किसी वर्ड या फ्रेज का सेंटेंस के स्टार्टिंग में बार बार आना। बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था। जैसे रेपिटिशन हमने पढ़ा था, उसमें तो एक ही वर्ड बार बार कहीं पे भी रिपीट हो रहा था। इसमें क्या होता है कि वो वर्ड ना सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा, जैसे यू आर डैम्ड इफ यू डू, और फिर दोबारा से यू आर का इस्तेमाल हो रहा था। जैसे इसमें अमांडा की पोएम थी, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, और फिर दोबारा था डोंट। तो ये डोंट डोंट बार बार ये वर्ड यूज हो रहा है, तो यहाँ ये क्या है? एक एनाफोरा था। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार जो मुझे लगता है वो है ओनोमाटोपिया। ओनोमाटोपिया क्या है भाई? जो भी नेचुरल साउंड्स है ना चीजों के, ठक से आवाज आई, जो जानवर आवाज निकाल रहे हैं, उन आवाजों को डाल देना। जैसे कि बज, म्याऊ, हिस, ऐसे वर्ड यूज करना। क्वैक, या किसी चीज क्रंच कर होना, किसी चीज का क्रंच हो जाना, बलून का पॉप अप हो जाना, पॉप स्मैश, गाड़ियों को स्मैश करना। तो आवाजों को डालना पोएम के अंदर ताकि वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगे। तो ये सारी आवाजें क्या कहलाएंगे? ये सारे साउंड्स क्या कहलाएंगे? ये साउंड्स, मेरा बच्चा, ये सारे साउंड्स क्या कहलाएंगे? ये सारे साउंड्स कहलाएंगे ओनोमाटोपिया। ठीक है, क्लियर है? हाँ, जानवरों वाला जो था ना, एक कोई भी चैप्टर या कोई भी पोएम इनफैक्ट, उसके अंदर ओनोमाटोपिया तुम्हें ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि जानवरों की आवाजें, नेचुरल आवाजें जानवरों की आवाजें। ठीक है दोस्तों, एक होता है सिनेक्डिकी। सिनेक्डिकी क्या होता है? बड़ा मजेदार है, तुम्हें सुन के भी अच्छा लगेगा। किसी चीज के पार्ट को दिखा के उस पूरी चीज को शो कर देना। कैसे? आओ जी देखते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है ये। जैसे मैंने तुमसे कहा, ही नीड्स मोर आईज ऑन दिस वर्क। भाई इस काम के लिए ना उसको और आंखों की जरूरत है। आंख मतलब पूरे आंख की, सिर्फ आंख की थोड़ी, आंख निकाल के थोड़ी लेके जाओगे। सबकी आंखें तुम पर लगी हुई हैं, सिर्फ आंखें थोड़ी लगी हुई, मतलब सब लोग तुम्हें देख रहे हैं, लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है ना आंखें। इस तरह से ऐसे ही दे हायर्ड सम हैंड्स, उन्होंने कुछ हाथ हायर कर लिए। हाँ, बड़े शाहजहां हो रहे थे, वो हाथ काट के ले गए तुम्हारे, सिर्फ नहीं पूरी बॉडी की बात हो रही थी। हाथ का मतलब था लेबर से, लोगों से, एम्प्लॉइज से, यही तो था। तो ये तो था कि पार्ट बताया। क्या किया मेरा बच्चा? ध्यान से देखना, सिनेक्डिकी में पार्ट बताया, हैंड्स को बताया, और हैंड्स रिप्रेजेंट कर रहे थे पूरे पूरे इंसान को। ऐसे आईज बताई, आईज रिप्रेजेंट कर रही थी इंसान को। लेकिन ये वाला सेंटेंस देखो, द सिटी स्लेप्ट पीसफुली। ये जो सिटी थी वो बड़े आराम से सोई। सिटी पूरे शहर की बात की गई, पूरे शहर की बात की गई ना, लेकिन शहर के अंदर लोग थे, यानी पार्ट की बात की गई थी, पीपल की बात की गई थी। ठीक है, तो यहां इसका उल्टा भी हो गया कि किसी पार्ट से पूरे को दिखाना और पूरे से किसी पार्ट को दिखाना। आ जाओ ऐसे ही, यू हैव गॉट नाइस व्हील्स। व्हील्स यहां पे किसको दिखा रहा है? पहियों को। पहिया किसमें होते हैं? गाड़ी में, कि उसने गाड़ी, चलिए एक पार्ट दिखाया और पार्ट से ही पूरे जो पूरी गाड़ी थी उसको शो कर दिया था। तो दोनों उल्टा भी चल सकता है, और ऐसे बिल्कुल पार्ट से होल पे जा सकते हो और होल से पार्ट पे। सिंपल था, क्लियर था, आसान था। हाँ सर बहुत आसान था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे मैं कहूं कि स्कूल वेंट फॉर पिकनिक, स्कूल पिकनिक पे गया। पूरा स्कूल गया ना, पूरा स्कूल गया, होल था, ये पूरी होल चीज थी। लेकिन इसी के अंदर क्या कौन छिपा हुआ था? टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, वही तो थे। तो यहां हम किस पे आ गए? पार्ट पे। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पार्ट को दिखा रहा है, टीचर्स और स्टूडेंट्स की बात हो रही है, या स्कूल से, स्कूल वर्ड से। तो इसी को कहते हैं सिनेक्डिकी। बहुत आसान था, बहुत मजेदार था। अब तक इसका तुम्हें हुआ लगता था ना, अब क्लियर हो चुका होगा। आ जाओ, मेटोनिमी क्या होता है? मेटोनिमी ये क्या होता है? ये इससे मिलता जुलता होता है, लेकिन मजेदार होता है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें कोई पार्ट की बात नहीं होती है, इसमें पार्ट या होल कुछ नहीं दिखा रहा होता, उसका हिस्सा नहीं दिखा रहा होता, बल्कि क्या होता है, कोई क्लोज चीज दिखा के उस चीज को बताना। इसमें किसी क्लोज चीज को दिखाई जाएगी, वो नहीं दिखाया जाएगा, उसका कोई टुकड़ा नहीं दिखाया जाएगा, हिस्सा नहीं। पहले आंख दिखा के पूरे इंसान को दिखा रहे हैं, हाथ दिखा के पूरे इंसान को दिखा रहे हैं, गाड़ी का पहिया दिखा के उस गाड़ी को दिखा रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। इसमें उससे रिलेटेड चीज होगी, वो नहीं होगी। जैसे द व्हाइट हाउस इशूड अ स्टेटमेंट। व्हाइट हाउस कहां होता है? अमेरिका के अंदर है, राष्ट्रपति भवन है। तो व्हाइट हाउस किसको दिखा रहा है? अमेरिकन प्रेसिडेंट को या गवर्नमेंट को दिखा रहा है। तो ये व्हाइट हाउस यहां पे क्या है? एक तरह मेटोनिमी। ऐसे ही द क्लासरूम लाफ्ड, क्लासरूम हंसा। क्लासरूम का मतलब यहां पे क्या था? क्लासरूम रिलेटेड चीज था ना, स्टूडेंट की बात तो नहीं हुई ना, डायरेक्ट स्टूडेंट कहना चाहिए था, लेकिन स्टूडेंट से क्लोज कौन है? क्लासरूम। क्लासरूम के क्लोज कौन हुआ? स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट हंस रहे थे तो स्टूडेंट की बात होती है। द क्राउन डिक्लेयर्ड हॉलीडे, क्राउन बोलते ताज को, यानी किसको दिखा रहा है? गवर्नमेंट को। तो डायरेक्टली उस वर्ड का जो चीज है उसका पार्ट या उसके पार्ट से या रिलेटेड बात ना होते हुए उससे रिलेटेड कोई और चीज हो, उसका यूज अगर हम करते तो होती है मेटोनिमी। बहुत आसान सा था, बहुत आसान सा। दोबारा से समझो। सिनेक्डिकी तो क्लियर है, सिनेक्डिकी तो क्लियर है कि किसी चीज को दिखाना है
तो उसका कोई हिस्सा बोल दिया, बस इंसान को दिखाना है, आंख नाक कान कुछ भी बोल दिया और बोल दिया पूरा इंसान। सिनेटिकिन में तो ये था। मिटोनिमी में क्या, मिटोनिमी में क्या, मिटोनिमी में सिंपल सा है कि उस चीज के से रिलेटेड कोई भी उसका पार्ट भी मत बोलो, उस पूरे का भी नाम मत लो, हाँ उसके किसी जो बिल्कुल उसके पास में चीज है उसका नाम ले दो। अगर मुझे प्रेसिडेंट बोलना, प्रेसिडेंट नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा जहां वो रहता है उसके घर का नाम ले दूंगा। राजा नहीं बोलूंगा, किंग नहीं बोलूंगा, वो जो ताज पहनता है ना उस ताज को बोल दूंगा जो उसी को दिखा रहा होगा। इतना फर्क है। क्लियर हो गया अब तो? हाँ जी सर क्लियर हो गया। अब एक और चीज है वो भी देख लो, बहुत मजेदार चीज है। वो क्या है जी? वो क्या है? एक होती है राइम स्कीम। क्या होती है तुम्हारी? राइम स्कीम। अब में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, राइम स्कीम बताओ इस पोएम की। राइम स्कीम बहुत सिंपल चीज है। राइम मतलब उसकी लय, पोएम की लय क्या है। जैसे बचपन में हम पढ़ते थे ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, आर आर लास्ट में लय क्या बन रही है। अब इसको पहचानने का तरीका देखो, इसको बनाने का तरीका खुद बना पाओगे किसी की भी? आओ जरा देखो, मैं रंग शरबतों का, भाई जैसे लास्ट में आवाज निकली का, जो भी पहली एक आवाज निकली उसको क्या मान लेंगे हम? ए। इस वाली राइम स्कीम को, आ वाली को हमने क्या मान लिया? ए। इसका नाम क्या रख दिया हमने? ए रख दिया। ठीक है जी, इसका नाम मैंने ए रख दिया, यहां इसका नाम ए रख दिया। चलो जी, दूसरा क्या था? तू मीठे घाट का पानी, ई। ये वाली ई की आवाज निकली लास्ट में, तो मैंने इसको क्या मान लिया? बी। इसको मान लिया बी। आगे बढ़ते हैं। मुझे खुद में घोल दे तो, अब ये एक और निकला, एक और दूसरा था तो यहां पे इसको मैंने क्या मान लिया? सी। ए बी सी। लास्ट में क्या है? मेरे यार बात बन जानी, ई। ये भी ई थी, यानी ये भी कौन सा था? बी वाला ही तो था। इसको भी मैंने क्या मान लिया? बी मान लिया, क्योंकि बी तो सेम ही तो था, रिपीट ही तो हो रहा था, ई की आवाज थी। ठीक है, तो अब इसको अगर मेरे से कोई पूछे कि राइम स्कीम क्या बन रही, तो मेरा बच्चा क्या लिखूंगा? पहली लाइन में क्या था? एक अलग साउंड था जिसका मैंने नाम ए रखा था। दूसरी लाइन में एक अलग साउंड था, उसका नाम मैंने बी रखा था। तीसरी लाइन में एक अलग साउंड निकल रहा था, उसका नाम मैंने सी रखा। लेकिन जब मैंने देखा लास्ट वाली लाइन में भी सेम साउंड था जिसका मैंने नाम बी रख दिया, तो राइम स्कीम क्या बन गई? ए बी सी बी। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, जितनी नई नई साउंड बनती जाएंगी एबीसीडी को बढ़ाते चला जाऊंगा। एबीसीडी तो आती है ना तुम्हें, बस हो गया ना काम तुम्हारा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पोएम ऐसी होती है जिनमें कोई राइम होती ही नहीं है, उनको कह देते हैं कि नो राइम, उनमें कोई राइम या लय बन ही नहीं रही है। अब तुम्हारे ऊपर है ना, कोई भी राइम अब तुम आराम से पहचान सकते हो, उसका नाम रखते चले जाना। आ जा पा टा, ये सारे क्या है? एक ही राइम आ रही है तो इसको ए मान लेंगे, आराम से कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो भाई राइम स्कीम तो मैंने तुम्हें यहां पे क्लियर कर दी। एक चीज छोटी सी बच रही है, इंजेममेंट। वो और देख लो क्या होता है इंजेममेंट। बहुत आसान सा होता है, एक पोएटिक टेक्निक है जहां पे सेंटेंस और जो फ्रेज होते हैं कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट विदाउट अ पॉज। कोई पॉज या पंक्चुएशन मार्क नहीं होता। जैसे देखो ना, ये रहा फॉर इंस्टेंस, ये यहां पे देख लो टेक हिम एंड कट हिम आउट इन लिटिल स्टार्स, एंड से शुरू हो गया वहीं से, एंड ही विल मेक द फेस ऑफ हेवन सो फाइन दैट ऑल द वर्ल्ड विल बी इन लव। कहीं एंड ही नहीं हो रहा। तो ये बहुत कम पूछा जाता है, बट फिर भी पढ़ाने के लिए था तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है? सीमलेस फ्लो बनता है। सीमलेस फ्लो बनता है, ऐसे टूटता नहीं है पोएम का फ्लो, पूरी बात ऐसे चलती चली जाती है। ठीक है, इसे बोलते हैं इंजेममेंट। मेरा बच्चा, आज मैंने तुम्हें फिगर ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइस का बढ़िया करके एक्सप्लेनेशन दिया, तुम्हें समझाया, सिखाया। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम कहीं फंसोगे नहीं। हर पोएटिक डिवाइस अपने आप से एक दूसरे से अलग होता है, एक अलग उसकी पहचान होती है। अब तुम्हारा सिर्फ इतना सा काम होना चाहिए, जल्दी से मेरी पोएम की वीडियो देख लेना, अगर जिसने नहीं देखी है। क्लास 10th की भी, 11th की भी, 12th की भी, 9th की भी, तुम सबके लिए मैंने पोएम्स के वन शॉट बना रखे हैं। अब जैसे ही देखोगे ना, अब जैसे ही देखोगे तो पोएटिक डिवाइस यूं क्लियर हो जाएंगे। अभी पोएम पढ़ लेना, इससे तुम्हारा फायदा है। 10 मिनट के अंदर सारी पोएम तुम कवर कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें सारे पोएटिक डिवाइस तो पता चल गए। पोएम अच्छे से समझ में भी ज्यादा आएंगी। रात के 2:34 हो रहे हैं रात के, और मैं तुम्हारे लिए यहां खड़ा हूं, तो तुम अपने लिए तो खड़े हो ही सकते हो ना यार। अब एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम में यार थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा मेहनत कर लोगे ना, तुम्हारी जो किस्मत है वो अपने आप बदल जाएगी। थोड़ा सा खुद के लिए उठ जाओ, थोड़ी सी मेहनत कर लो। अब मैं तुम्हारे लिए लाइव क्लासेस शुरू कर ही चुका हूं, तुम जैसे कि जानते हो। 10th के लिए भी, 12th के लिए भी, 11th के लिए भी चल रहे हैं, सबके लिए क्लासेस चल रहे हैं। एक बार देख लोगे तो इंग्लिश में कहीं तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी। तुम्हें मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी, चाहे तुम कोई भी स्टूडेंट हो, जरूर मुझे कमेंट करके बताना। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। पसंद आई हो ना वीडियो यार, लाइक जरूर करना है। अच्छा, एक बार को लाइक भी नहीं करो मत करो, नहीं बताना जरूर यार। मैं चाहता हूं कि हम इकलौते ऐसे हैं जो आज इस एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर
बिना किसी से कोई पेड कोर्स का पैसा लिए किसी को कोर्स बेचे, जनता के लिए काम कर रहे, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, वो मेरा मोटिवेशन तुम हो, तुम्हारे वो कमेंट्स हैं जो मुझे हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं कि मैं खड़ा रह पाता हूं इस तूफान के अंदर भी, जहां सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।